हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही बेहतरीन विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं इंजीनियर अमित कुमार। और आपके साथ हम आज एक बेहतरीन अपने दोस्त से मिलवाने वाले हैं। ये हैं इंजीनियर मनीष कुमार और BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में जॉब करते हैं। और आज का जो विषय है कि कोविड के नए वेरिएंट, जो कोरोना काल का नया वेरिएंट है, उस वेरिएंट को हम लोग कैसे टैकल करेंगे। और जिस तरह से चीन में अभी बहुत बड़ी समस्याएं कोरोना को लेकर के आ रही है, क्या इस स्थिति को भारत पे भी चीन का कोई असर आएगा, कोई दशा दिशा में कोई परिवर्तन आएगा। भारत की सरकार जो काम कर रही है, उसके अलावा भारत के लोगों की क्या क्या जवाबदेही रहेगी, जिससे इस बहुत बड़े जो संकट के रूप में परिवर्तित हो सकता है कोरोना काल, उसको कितना शॉर्ट किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग चर्चा पर चर्चा आज कर रहे हैं। और हमारे दोस्त मिस्टर मनीष कई बार पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं। आप देख सकते हैं कई बार इन्हें सम्मानित किया गया है। और आज बहुत ही एक भारत के एक जो विषय है कोरोना प्रोटोकॉल, उस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कि आइए हम स्वागत करते हैं। हेलो मिस्टर मनीष, और आप हमारे चैनल पे आप आए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। और आपसे पहला सवाल, आज का विषय और चर्चाओं का पहला सवाल है कि आप इस कोविड के नए वेरिएंट को कैसे देखते हैं और लोगों में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कैसे आप इसको आने वाले समय में टैकल करेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या इसका असर पड़ेगा। तो मैं कई सवाल आपसे करूंगा, परंतु पहले आता हूं कि आप इस नए कोविड वेरिएंट को भारत के लिए किस तरह से खतरा मानते हैं। देखिए अमित जी सभी दर्शकों को नमस्कार। अमित जी, जो कोविड-19 नाम से ही क्लियर है, 19 में आया था, ये 19 में आया था, इसलिए हमने कोविड-19 इसको नाम स्टार्टिंग में दिया हुआ था। हालांकि अब ये वायरस कई अपने रूप परिवर्तित कर चुका है। तब प्राणी कुछ और था, अब ये प्राणी कुछ और है। तब इसके लिए यहाँ तक कि जो वैक्सीन भी बनी थी वो भी हमने पुराने वेरिएंट्स पे ही लेकर उसके हिसाब से हमने बनाया था। आने वाले टाइम में जो एक्सपर्ट्स हैं उनके विचार अभी हमारे सामने उतने भी क्लियर नहीं है। क्योंकि क्योंकि एज ए लेमैन हम एक्सपर्ट्स, वी आर नॉट वायरोलॉजिस्ट। लेकिन जितना हमारे पास सार्वजनिक मंच पर जितनी जानकारियाँ हैं उनके अनुसार विभिन्न तरह के मत आ रहे हैं। लेकिन हमें अपनी ओर से सवाल अब ये आता है कि एज सिटीजन्स, नागरिक के रूप में हम कर क्या सकते हैं। हमें करने को ये है कि सबसे पहली बात तो हमें पैनिक नहीं होना है। पहली बार जब वायरस आया था हमें पता नहीं था। हमें इटली की खबरें आ रही थी कि वहाँ पर लाशों की ढेर लग गए हैं, वहाँ पे अमेरिका में बहुत बुरा हाल था। खबरें उस तरह वैसी ही, लगभग वैसी खबरें अब चाइना से आने शुरू हो गई है। चाइना के बारे में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि चाइना से जो खबरें आती हैं उसे हमें आंख मूंद कर भरोसा तो करना नहीं चाहिए। तो सबसे पहली बात है पैनिक ना हो, क्योंकि चाइना हम वही देखते हैं चाइना के बारे में जो चाइना हमें दिखाना चाहता है। एक उसका पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि एट द सेम टाइम वी कांट बी इवन वी कांट अफोर्ड टू बी अनअटेंटिव। हम वहाँ पे हम अपने को अनअवेयर्स भी नहीं छोड़ सकते। तो हमें सावधानी तो बरतनी पड़ेगी, सावधान भी रहना होगा। तो पिछले कोरोना के एपिसोड्स जब आए हैं तब से हमें शुरुआत से लेके अब तक में हमें सीख क्या मिली है। भाई सबसे बड़ी सीख तो ये है कि इसका इलाज तो वैसा कुछ है नहीं, रोकथाम है। हम रोकथाम के रूप में हमें वैक्सीन्स लगी हैं। वैक्सीन्स मतलब हमारी बॉडी को उन्होंने बख्तरबंद कर दिया है, इम्यूनिटी को हमारी मजबूत कर दी गई है। तो एक तो वैक्सीन के डोजेस हैं, और दूसरी बात है कि हम अपने अंदर की प्रतिरोधात्मक क्षमता, जो हमारी रेजिस्टेंस, बिल्कुल, जो इम्यूनिटी है, उसे हम बिल्डअप कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्डअप करने के जो रास्ते हैं वो हम आगे चर्चा करेंगे डिस्कशन में। तो हम अपने को मजबूत बनाएं, किलेबंदी अपनी ओर से बॉडी के अंदर हम करें, और बाकी जो सामाजिक हमारे जो दायित्व हैं, जो सामाजिक कोविड के टर्म्स में, इन कोविड टर्म्स, वो हम अपना निभाएं कि हम मास्क पहने, कहीं खांसे सार्वजनिक स्थानों पे तो हम अपने तरीके से खांसे, इसमें बिल्कुल बिल्कुल तमाम चीज़ें आगे चर्चा में आएंगी। यस यस।
और मिस्टर मनीष, जैसे कि हमारी जो चिंताएं हैं, लोगों की जो चिंताएं हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि पिछले कोविड काल से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, आज भी रूरल्स में काफ़ी लोग बेरोजगार हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं लोगों में, और सरकार के प्रोत्साहन जैसे अंत्योदय योजनाओं से दुगना अनाज देना और सरकार के कई ऐसे कार्यक्रम चले जिससे कि गरीबों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता दिखी है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई ऐसे कार्यक्रम सरकार ने चलाए, खास तौर से कोविड-19 का जो टीका हमारा WHO का कि 99% से भी ऊपर मेरा कारगर वैक्सीन है और वो फ्री डोजेस लगाए गए सरकार की तरफ से। तो एक सकारात्मक पहल सरकार अपने गरीबों को पीपल फ्रेंडली, पीपल फर्स्ट जो भारत का मोटो रहा, भारत के डेमोक्रेसी का, उसको सरकार ने निर्वहन किया है। परंतु एज ए पीपल्स आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, खास तौर से कि सरकार तो अपनी गतिविधियां जो कर रही है सो करेंगे, परंतु जैसे इसमें एक कोविड का प्रोटोकॉल में था कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, यानी कि मास्क के बारे में और 2 गज डिस्टेंसिंग यानी सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में क्या ओपिनियन है कि क्या हम लोग इसको फॉलो अप करते हुए क्या आगे अपने आप को ढाल सकते हैं, क्या आगे हम फिर से मतलब उस तरह से जा सकते हैं, और क्या भारतीय अर्थव्यवस्था उस तरह के चीज़ों को झेलने के लिए तैयार है कि फिर से काम कम हो जाएंगे, फिर से आर्थिक स्थिति खराब होगी देश की। तो इस पे आप क्या अपना एक विस्तृत, मैं चाहता हूं कि आप अपना ओपिनियन रखें कि कैसे देश की अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा सकता है कोविड काल में भी, हम बहुत सारी चीज़ों को कम करके और अपने आप को कैसे मैनेजेबल कर सकते हैं। अमित जी, अर्थव्यवस्था पर जो मार पड़ी थी उसके कई सारे कारण थे। सबसे बड़ी जो वजह थी वो हमारे पास कोविड का एक्सपीरियंस ना होना था। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से हमने अपने आसपास के देशों की ओर देखा, बिल्कुल, अन्य समाजों की ओर देखा कि उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं। बिल्कुल। लेकिन अब हम, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, अब हम ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां कोविड हमारे लिए कोई नया प्राणी नहीं है। ये जो वायरस है, दिस इज नो मोर न्यू टू अस। तो हमें पता है कि इससे बचना कैसे है। वायरस है, संक्रमित तो होगा ही, जैसी खबरें आ रही है कि बहुत ही फास्ट इसका संक्रमण रेट बहुत ही फास्ट है। तो वायरस के बारे में हमें एक चीज़ तो पता है कि जब वो ज़्यादा फास्ट संक्रमित होता है, जब ये बहुत तेज़ी से फैलता है, उसकी मारक क्षमता कम होती है। और जो वायरस बहुत ही धीरे, मतलब जिसकी संक्रमण दर जिसका कम होता है, उसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जैसे इबोला वायरस या जीका वायरस, अफ्रीका में वगैरह में आए थे, उनका संक्रमण दर बहुत ही कम था, लेकिन जिसको ये बीमारी होती थी वो मारक क्षमता उसकी ज़्यादा होती थी। अभी इसमें एक अच्छी खबर ये है कि इसका संक्रमण दर बहुत तेज़ है। तो अब तक के रिकॉर्ड्स से हम ये अनुमान लगा सकते हैं, दो वी आर नॉट श्योर, कि इसकी मारक क्षमता तो कम होने वाली है। कैसे? अब तक के रिकॉर्ड्स के हिसाब से। हालांकि ये वायरस है, हमें नहीं पता कि क्या आगे क्या खुलने वाला है। इसमें अच्छी बात तो ये है, ज़बरदस्ती हमें कहना पड़ रहा है अच्छी बात ये है, क्योंकि वी हैव नो चॉइस। हमें इसमें अच्छाई तो निकालनी पड़ेगी, हमें इसमें पॉजिटिव साइड तो देखना पड़ेगा। दूसरी अच्छी बात यह है कि अब हमारे पास एक्सपीरियंस है, कोविड से बचाव का हमारे पास एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। अपने अंदर की किलेबंदी हमारे हाथ में है। हमें पता है कि हमारे अंदर वायरस प्रवेश ना कर सके, समाज के रूप में प्रवेश ना कर सके, और अगर समाज को भी लागता अगर हमारे तक आ जाए तो अपने शरीर के अंदर उसे प्रवेश ना करने दें। अगर प्रवेश कर भी लिया तो शरीर को इतनी मजबूती से हम किलेबंदी करके रखें कि अंदर आने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम इतना मजबूत रहे कि उस वायरस को वहीं ठोक दे, उसे वहीं मार डाले। उसके लिए क्या करना है, इसके कई स्टेप्स हैं, हमें सब सार्वजनिक पटल पे सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल मिस्टर मनीष, परंतु अभी तक भारत का जो डाटा डराने वाला डाटा इस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक जो बूस्टर डोज लगने थे, खास तौर से हमारे युवाओं को, हमारे ओल्ड एज लोगों को कोविड का तो टीका लग चुका है, परंतु सरकार की तरफ से था कि बूस्टर डोज लगाना, और मात्र 27% लोगों को ही बूस्टर डोज अभी तक लगाया जा चुका है।
हम लोग बूस्टर डोज ले चुके हैं, हम दोनों आदमी, परंतु भारत में अभी भी अप्रॉक्स 73% लोग बूस्टर डोज नहीं ले पाए हैं। और ये काफ़ी बड़ी चिंता की बात है भारत सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी कि बूस्टर डोज कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए और लोगों को दिया जा सके, जिससे कि किसी तरह से हम इस कोविड के जो भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो अप करते हुए अगर हो भी जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जान की रक्षा हो सके। और कोरोना काल में मैं जो बात पे चर्चा कर रहा था कि आर्थिक स्थिति को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, क्या आपको लगता है कि सरकार की क्या ऐसी नीतियां आ सकती है जो कि कोविड काल में हमारे गांव के जो चूंकि हमारे 70% लोग हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो उस केस में कैसे हमारे गांव के लोग सुरक्षित रहेंगे। और उसके सुरक्षा का मतलब ये है कि शारीरिक सुरक्षा ही नहीं, मानसिक और आर्थिक सुरक्षा। चूंकि कोविड प्रोटोकॉल जो है कोरोना काल में ज्यादातर लोग अपने मानसिक और आर्थिक सुरक्षा को खो देते हैं। जितने भी लोग, जैसे कि चाइना का रिपोर्ट अभी आ रहा है कि लगभग 10 लाख लोग वहां पे मारे जाएंगे कोरोना से, और खास तौर से जहां पे भारत में 19 लाख लोग डाटा सर्वे के आधार से प्रत्येक दिन एक टाइम भूखे सो जाते हैं, यानी कि भारत के 19 लाख लोगों को एक टाइम का खाना नहीं मिलता है। तो इस स्थिति में आप जो बात करेंगे कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे डेवलप किया जाए, हमारे शारीरिक क्षमताओं को कैसे विकास किया जाए, तो हमारे यहाँ बहुत सारे कुपोषण दर है। उसके साथ जब हम कुपोषण पर बात करते हैं, भूखे लोग जब सो रहे हैं, तो उस स्थिति में आप कैसे इस चीज़ को करेंगे कि इम्यूनिटी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और कैसे लोग जो है उसको आगे टैकल कर सकते हैं और उनका इम्यूनिटी कैसे डेवलप हो सकता है, जबकि भारत में 50 करोड़ लोग से लगभग डायबिटीज के कहीं न कहीं से शिकार हो गए हैं। तो इस स्थिति में कोविड किस तरह से असरदार हो सकता है, मिस्टर मनीष? देखिए, डायबिटीज़, कोमॉर्बिडिटीज़ कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनके पास कुछ एक्यूट क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो गई, या जो हार्ट ट्रांसप्लांट के मरीज़ हैं, जो पोस्ट ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह, जो इम्यूनो सप्रेसेंट्स ले रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी अभी कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो तो वल्नरेबल क्लास होने वाले हैं, वल्नरेबल हैं। तो उनके लिए मतलब हमें समग्रता में देखने की आवश्यकता है और साथ ही साथ कुछ कैटेगराइजेशन करने की भी आवश्यकता है। जैसे आपने कई तरह की आयामों पे आपने सवाल आपने उठाया कि मार्जिनलाइज्ड क्लासेस भी हैं, कुछ कुपोषित भी हैं। तो हालांकि उनके पास हम ये नहीं कह सकते कि खान पान में क्या लेंगे, उनके पास तो भोजन पेट भरने को ही नहीं है, तो हम कैसे कहते हैं कि आप इम्यूनिटी के लिए आप विटामिन सी, जिंक, मैग्नीशियम वगैरह, विटामिन डी और की आप टैबलेट्स लें। तो उनके पास तो खैर उन पे तो हम बाद में आएंगे। हालांकि उनके पास हमारे मतलब एक्सपीरियंस के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोरोना के संक्रमण से वो वंचित तो नहीं होंगे। उन्हें एक बार तो कोरोना हो गया होगा, एक बार उन्हें ये बीमारी हो चुकी होगी, संक्रमित हो चुके होंगे। तो इस आधार पर बॉडी के अंदर उनके रेजिस्टेंस मतलब बीमारी से लड़ने की क्षमता डेवलप तो हो चुकी होगी, हम ये मान के चल सकते हैं। दूसरी बात, सरकारें का मतलब है कि राज्य सरकारें बिल्कुल एवं केंद्र सरकार हर समय कभी भी, मुझे जितनी मेरी जानकारी है, कभी ये बाधित नहीं हुआ कि कोविड के डोजेस ना लग रहे हैं, निरंतर लग रहे हैं। बिल्कुल लोगों के अंदर ये आ गई भावना कि अब तो कोविड खत्म हो गया, अब हमें अगर पहला दूसरा डोज लग चुका है तो लग चुका है, हमें और डोजेस की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसमें हमारी जागरूकता की भी कमी है, लेकिन अब लोगों के अंदर एक पैनिक टाइप की सिचुएशन आ रही है, जिससे हमें बचना होगा। हमें कोशिश ये करनी होगी कि वैक्सीन लगवा लें वैक्सीन समय के साथ मतलब हड़बड़ी करने की आवश्यकता तो है नहीं। अगर हम एक बार संक्रमित हो चुके हैं, हमारे अंदर इम्यूनिटी बन चुकी है, प्रतिरोधात्मक क्षमता, हमारा जो रेजिस्टेंस है उस चीज़ को लेकर वो डेवलप हो चुका है। कुछ और क्लासेस हैं जो वल्नरेबल क्लासेस, उस पर बात हो गई है। हम जो जनरल सिटीजन्स हैं, हम जो नागरिक हैं, भारत के आम नागरिक, हमारा ये बनता है दायित्व
कि अपनी ओर से किसी दूसरे को संक्रमित ना करें, इसके लिए हमें हमेशा मास्क लगाना है, प्रॉपरली मास्क लगाना है, ताकि हम जब बात करें नाक से या मुंह से कभी भी हम बिना ढके हम बात ना करें, मतलब मास्क लगा रहना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर जब जाएं, खासकर तब, और घर में भी जितना हो सके हम जब बाहर से अंदर प्रवेश करते हैं, परिवार को भी सुरक्षित रखें। सबसे पहले अपने आप को सैनिटाइज कर लें। सैनिटाइज का मतलब सैनिटाइजर नहीं, सैनिटाइजेशन का मतलब कि अपने आप को बाहर के संक्रमित जो हमारे कपड़े हैं, जो मास्क है वगैरह वगैरह, जितना संभव हो सके मास्क वगैरह को हम बाहर ही डिस्पोज कर दें। कपड़े को अच्छे से हम धो लें और हाथ पैर धोकर, और बिल्कुल ही जितने भी एक्सपोज एरियाज़ हैं जितना हो सके हम वायरस को हम बाहर ही छोड़कर आएँ। परिवार के लेवल पे, समाज के लेवल पे जब हम बाहर जाते हैं, मास्क के द्वारा अपने अंदर की इन्फेक्शंस को अपने तक सीमित रखें। अगर हर कोई ये इस चीज़ की कड़ाई से पालन कर लेता है तो कोविड तो कंट्रोल हो जाएगा। इसके लिए लॉकडाउन की नौबत नहीं आनी चाहिए। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पे दो चीज़ों से फर्क पड़ता है। आपने उठाया था, अर्थव्यवस्था का भी सवाल है, बिल्कुल सवाल है। हमारी जीडीपी काफ़ी गिर गई थी कोविड काल में, लगभग 24 के आसपास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 23.8 के आसपास हमारा माइनस में था। दो कारण थे। एक तो लॉकडाउन हो जाना। जब चीज़ें लॉकडाउन में रहेंगी हमारा उत्पादन दर गिर जाएगा। उत्पादन दर गिरने की वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स रुकेंगे, हमारी उत्पादन क्षमता रुकेगी, और कई सारे जो मैन पावर, कई लेवल्स के जो हमारे मैन पावर वर्कमैन थे डिफरेंट लेवल्स पे, छोटे बड़े सभी होते हैं, वो प्रभावित हुए। उनकी वजह से उनका परिवार प्रभावित हुआ, और खरीदने की क्षमता हमारी जब रुकी, तो खरीदने की क्षमता जब बाधित हुई तो उत्पादन पे भी असर पड़ा, उस चीज़ का डिमांड पर भी असर पड़ा। तो इस कारण से पूरी अर्थव्यवस्था की चेन हमारी डिस्टर्ब हुई है। फैक्ट्रियों में जो स्किल्ड लेबर्स थे, या स्किल्ड लेबर, या हम जस्ट वर्कर्स कहें, तमाम तरह की जितने भी मैन पावर होते हैं फैक्ट्री चलाने के लिए, उन सभी तरह के लोगों की कमियां खली लॉकडाउन खुलने के बाद। तो अर्थव्यवस्था पर उसका भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। एक तो हमने मैन पावर खोए, और दूसरी बात हमने सप्लाई चेन भी हमने खोई। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा, रूरल के बारे में आपने सवाल पूछा। जितना हमने देखा बाद में, पहले तो कंप्लीट लॉकडाउन पर हम आए थे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे हमने सीखा कि हमने उसमें कुछ रिलैक्सेशन देने स्टार्ट किए। बिल्कुल। कैसे? कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ को हमने छोड़ा। मेडिकल के नाम पर हमारे डॉक्टर्स मूव कर सकते थे, नर्सेस, सफाई कर्मचारी मूव कर सकते थे, ऑक्सीजन सेवाओं से संबंधित लोग मूव कर सकते थे। फिर हुआ कि खान पान से संबंधित, अंडे, मछली, दूध वगैरह से संबंधित लोग मूव कर सकते थे। जाहिर सी बात है, जब राशन की दुकानें खुलने लगी तो किसान भी अपने खेतों पे जा सकता था, क्योंकि रूरल इकोनॉमी है, हम तो एग्रेरियन इकोनॉमी होते हैं। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ किसान भी घूम रहे थे, मतलब घूमने का अर्थ ये कि वो अपने कार्यों पे लॉकडाउन नहीं थे वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगभग ऐसा देखा जाए तो 60, 70, 80% तक हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो लॉकडाउन नहीं थी लॉकडाउन के समय। तो जो पूरी जो लॉकडाउन हम इसे कहते हैं वो 10-20% की आबादी पर ही था, जो कि शायद अब वो नौबत भी नहीं आने वाली, अगर हम अपने को सचेत रखें, सुरक्षित रखें, और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अगर हम पालन करें, वो नौबत नहीं आने वाली। और ना अर्थव्यवस्था पे हमारी मार पड़ने वाली है, ना हमारे हेल्थ पे मार पड़ने वाली है। बस एक काम हमें करना होगा कि जो हमने सीखा है उसकी बस कड़ाई से पालन करें। बिल्कुल मिस्टर मनीष, और ख़ास तौर से एक जो बहुत बड़ी कड़ी है जो छूट गया अभी तक, कि हम लोग बच्चों के लगभग 44 लाख बच्चे जो है वो शिकार हुए थे, स्कूल से बेघर हो गए थे पिछले कोविड काल में। 44 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा था। तो आने वाले समय में क्या वो संभव हो सकता है कि इस कोरोना काल में फिर सरकार की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी आए कि बच्चों के पढ़ाई कंटिन्यू हो सके, बच्चे अपने सिस्टम को, चूँकि रूरल एरिया में ना ही ऑनलाइन की सुविधाएं उपलब्ध है और ना ही बहुत सारे रूरल में प्रॉब्लम भी हैं पढ़ाई को लेकर, ख़ास तौर से ना एंड्रॉयड सेट मोबाइल है, ना ही लैपटॉप है लोगों के पास। तो ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों में
सरकार की उपलब्धता, खासतौर से बच्चों के पढ़ाई लिखाई के संबंधित कोई टीवी के माध्यम से या फिर प्रत्येक घर में टीवी पहुंचाना या पैड देना या फिर टैबलेट वगैरह प्रोवाइड करना। क्योंकि भारत को अगर 2047 तक विकसित भारत का सपना अगर पूरा करना है तो शिक्षा पे बहुत असरदार तरीके से काम करना होगा गवर्नमेंट को। और कोविड काल में बहुत ही बुरा असर शिक्षा पे पड़ता है, ख़ास तौर से जितने स्कूल हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, उन सभी को बंद कर दिया जाता है और ऑनलाइन एजुकेशन को दिया जाता है। परंतु हमारे जो लगभग 54-55% जो ग्रामीण आबादी जो रह रहे हैं, उनके पास सारी व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण वो उसको कर नहीं पाते हैं। तो सरकार की तरफ से क्या शिक्षा के लिए एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को जोर देने का, ऑनलाइन भी अगर कराना है तो कैसे बच्चे को डेटा मिलेगा, या फिर टीवी से प्रसारण कराना है तो प्रत्येक घर में टीवी की उपलब्धता कैसे होगी, और कितना कम से कम स्कूल को बंद किया जाए। क्या सारे बच्चों में अभी जितने भी बच्चे हैं क्लास 10 साल से ऊपर के बच्चे, उन लोगों को सरकार ने एस्ट्राजेनिका और बहुत सारे वैक्सीन दिए हैं उन लोगों को, बच्चों को, तो बच्चों में भी डबल डोजेज अभी नहीं लगे हैं। तो खास तौर से पेरेंट्स की भी चिंताएं बहुत ज़्यादा होती है पढ़ाई को लेकर के और दूसरे तरफ उसके लाइफ को लेकर के, तो पेरेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं। तो एज ए पेरेंट्स आप कैसे मतलब शिक्षा के विषय में चर्चा पर चर्चा को देखते हैं और शिक्षा के बारे में